जय माता की मित्रों, हम लोग गोचर देखने के तरीके पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र वालों के लिए उन्हीं पाठों का अध्ययन कर रहे हैं। बाकी नक्षत्रों का मैं बता चुका हूँ। आज पूर्वा भाद्रपद की बात करते हैं। पूर्वा भाद्रपद के लिए कौन सा समय शुभ होगा, कौन से समय में विशेष ध्यान रखना है और कौन से समय में सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है, उसी बातों के विषय में चर्चा करेंगे। पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र वालों को सूर्य चित्रा नक्षत्र, मंगल धनिष्ठा नक्षत्र, बुध रोहिणी नक्षत्र, गुरु पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र, शनि भरणी नक्षत्र, शुक्र भरणी नक्षत्र, शनि ज्येष्ठा नक्षत्र, राहु और केतु अनुराधा नक्षत्र। पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र वालों को ये ग्रह इन नक्षत्रों में गोचर इनका नहीं होना चाहिए। अब नहीं होना चाहिए वो तो पॉसिबल नहीं है, होगा तो सही। तो उस समय में आपको उन ग्रहों के कारकत्वों से संबंधित पीड़ा मिल सकती है, तो उनका आपको विशेष ध्यान रखना है। कौन कौन से ज़्यादा गोचर करेंगे? सूर्य, मंगल, बुध और शुक्र, ये साल में एक बार इन नक्षत्रों में आएंगे ही आएंगे। तो उस समय में उन ग्रहों से संबंधित जो भी कारकत्व है, आपकी जन्मपत्री में वो कहाँ प्लेस है वो एक अलग विषय है, उसकी बातें अलग होगी। लेकिन यहाँ पे केवल ये ध्यान रखना है आपको कि जब ये गोचर करेंगे तब उन कारकत्वों से संबंधित कुछ पीड़ाओं का अनुभव आपको होगा। कोई विशेष पीड़ा प्रदान होगी इनके द्वारा, वैसा कुछ नहीं होता है, कुछ विशेष अनुभव होगा। जैसे शुक्र आ गया आपका भरणी नक्षत्र में, तो क्या पीड़ा दे सकता है? आपके सुखों में कमी करेगा, आपको उस समय मेंटली या फिजिकली इतना ज़्यादा बिजी बनाएगा कि आपको जो सुख मिलना चाहिए घर से, परिवार से, कोई भी सुख के संसाधन जुटाने में, उन सब में आपका ध्यान ही नहीं जाएगा या वो आपको मिलेंगे नहीं। और आप अपने बिजनेस में, आप अपने काम में, आप अपनी स्टडी में इतने ज़्यादा बिजी हो जाएंगे, उन सुखों की तरफ आपका ध्यान ही नहीं जाएगा। जैसे सूर्य आ गया चित्रा नक्षत्र में, तो क्या कमी करेगा? आपकी बीपी हाई हो जाएगी, आपको गर्मी का प्रकोप कुछ ज़्यादा सताएगा, आपके पिता से थोड़ी बहुत अनबन हो सकती है। तो ऐसा ही कुछ फल देखने को मिलेगा, जिसमें बहुत कुछ कमी हम लोग दिनचर्या के माध्यम से कर सकते हैं, क्योंकि ये ज़्यादा समय नहीं रहेंगे। आप साल में एक बार आते हैं, तो पर्टिकुलर उस पीरियड को आपको निकाल लेना है। कैसे निकालेंगे? जन्मपत्री में का तो कोई फल है ही नहीं है, तो आप गोचर में पंचांग रखिए अपने पास। पंचांग के द्वारा आपको पता चल जाएगा कि सूर्य चित्रा नक्षत्र में कितने दिन तक रहेगा, उन दिनों को विशेष ख्याल रखिए। या आपका मंगल धनिष्ठा नक्षत्र में कितने दिन तक रहेगा, तो उस समय का आपको पर्टिकुलर ध्यान रखना है। स्मार्टफोन है तो उसमें कुंडली या पंचांग का कोई ऐप डाउनलोड करके उसके द्वारा भी पता चल सकता है। तो ये हो गया एक पार्ट। दूसरा पार्ट है कि कौन से नक्षत्र पूर्वा भाद्रपद वालों के लिए शुभ होते हैं। पुष्य, अनुराधा, उत्तरा भाद्रपद, मघा, मूल, अश्विनी, कृतिका, उत्तरा फाल्गुनी, उत्तराषाढ़ा, मृगशिरा, चित्रा, धनिष्ठा, आद्रा, स्वाति और शतभिषा, ये जितने भी नक्षत्र है वो पूर्वा भाद्रपद वालों के लिए विशेष शुभ होते हैं। तो इन नक्षत्रों में आप कोई भी काम करना चाहिए, कोई अलग हटके, जो दैनिक दिनचर्या है उससे अलग हटके, चाहे मांगलिक कार्य हो, चाहे बिजनेस से संबंधित हो, चाहे एजुकेशन का कोई डिप्लोमा वगैरह से संबंधित हो, चाहे और भी कोई काम हो, कुछ अलग हटके आप करना चाहते हैं तो ये नक्षत्र आपके लिए शुभ है। लेकिन उसमें भी आपको विशेष ध्यान रखना है कि क्रूर और पाप ग्रहों का संचार उस नक्षत्र में नहीं होना चाहिए, जो कि आप ऐप या पंचांग के द्वारा आराम से पता चल सकता है आपको। तो उस दिन को टाल दें, क्योंकि नक्षत्र डेली चेंज होते हैं, तो उस दिन को आप टाल के दूसरे दिन, अगर करना कंपलसरी है कि उसी टाइम करना है, तो या तो परिवार में कोई, आपके घर में कोई और कोई है जातक जिसका उस समय में सपोर्ट कर रहा है, उसको आगे कीजिए। और अगर आपको करना है तो थोड़ा ध्यान रखिए, क्योंकि कुछ न कुछ विघ्न बाधा का संबंध उस समय में बन जाएगा। कुछ त्रुटियां हो सकती है, कोई अचानक से कोई ऐसी विघ्न बाधा आ सकती है कि आपको उस समय में डिस्टर्ब करे, तो वो थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको। उसके अलावा आपके नक्षत्र को वेद करते हैं उत्तराषाढ़ा, चित्रा और पुनर्वसु। तो जिस दिन उत्तराषाढ़ा, चित्रा और पुनर्वसु, उस दिन वैसे कोई भी काम नहीं करने। जितने भी आप दिनचर्या से संबंधित जो डेली रूटीन का काम करते हैं वो करते रहे, लेकिन अलग हटके कुछ भी नहीं करना है। चाहे आप किसी का लड़ाई झगड़ा हो उसमें नहीं पड़ना है, किसी का कोई नया कोई ऑफर आया कि भाई आज ही तुम पेपर साइन करो, तो वो नहीं करना है।
कुछ भी नया हटके कुछ नहीं करना है इन 3 नक्षत्रों में। 3 नक्षत्र मतलब 3 दिन का बात है, उस महीने में नक्षत्र ये आते ही रहेंगे आपको। तो वो 3 दिन एक महीने में आपको कुछ विशेष ध्यान रखना है कि उस समय में कुछ नया नहीं करना है। जनरली आपके रोजमर्रा के कामों में इतना कोई तकलीफ नहीं आएगा, लेकिन कुछ विशेष काम आपको इन नक्षत्रों में नहीं करने। उसके अलावा 1, 3, 6, 7, 10, 11 ये जो भाव है आपकी जन्म राशि के हिसाब से, उसमें अगर चंद्रमा का गोचर होता है तो वो शुभ होता है। तो सपोज उस दिन उत्तराषाढ़ा नक्षत्र है, आपके नक्षत्र को भेद कर रहा है, लेकिन उसी समय में आपका चंद्रमा शुभ गोचर है आपकी राशि के हिसाब से, तो इसकी कोई भी पीड़ा आपको प्रदान नहीं होगी, तो वो कर सकते हैं आराम से। और अगर चंद्रमा का शुभ गोचर है तो इनकी भी पीड़ा आपको प्रदान नहीं होगी। उस पर्टिकुलर 2.25 दिन में या 2 दिन में या 1 दिन में, जब तक वो उस राशि में रहेगा, उस भाव में रहेगा, तब तक ग्रह से नक्षत्रों से संबंधित पीड़ाओं का अनुभव कम देखने को आता है। क्योंकि नक्षत्रों का अगर वैसे देखें पूरी पीड़ाओं का संबंध चंद्रमा के द्वारा होता है, और चंद्रमा की पूरी पीड़ाओं का संबंध महादेव भक्ति से होता है, और महादेव भक्ति से सब ग्रहों की पीड़ा का संबंध भी होता है। तो वैसा ही कुछ अगर दिनचर्या में उस तरह से हम लोग इनको शामिल करें और कुछ विशेष ध्यान रखें, तो जो पीड़ा मिल रही है, क्योंकि कोई भी जन्म पत्री की पीड़ा, कोई भी लगन की पीड़ा, कोई भी ग्रह की पीड़ा हम लोगों को गोचर के द्वारा मिलती है, और गोचर को हम लोग अपनी डेली की प्रिडिक्शन में, डेली के नियमों में कुछ बदलाव कर लें तो फिर गोचर की पीड़ा का अनुभव नहीं होता है, और होता है तो बहुत ही न्यूनतम, इतना पता नहीं चलता है। अब मेरे अनुभव में जो हम लोगों का जो सर्कल है आपस का, उसके अनुसार बहुत कुछ इस दिनचर्या में परिवर्तन करने की वजह से कि ऐसी मतलब ग्रह की दशा महादशा में भी हम लोग आराम से निकल के आ गए। हाँ, पीड़ा का अनुभव होता है, ऐसा बात नहीं है कि जो प्रारब्ध के भोग है वो तो भोगने ही पड़ेंगे, लेकिन अगर आप गोचर में परिवर्तन की वजह से उस पीड़ाओं को अगर दिनचर्या में शामिल कर ले, कुछ नियम, कुछ बातें, और उसके हिसाब से चलना चालू कर दे, तो फिर उस पीड़ा को भोगने के लिए हम लोगों का इम्यून सिस्टम इतना स्ट्रांग हो जाता है कि जनरली पता ही नहीं चलता कि वो पीड़ा आई थी क्या। जैसे आपने एक नियम बना लिया कि रात को मेरे को जागना नहीं है, मेरे को से 9 या 10 बजे मेरे को बेड पे जाना है, सुबह मेरे को 4:30 5 बजे उठ जाना है, तो ये आप मान के चलिए कि सूर्य की पीड़ाओं का ऑटोमेटिक संबंध हो जाता है। क्योंकि जैसे ही सूर्योदय हो रहा है उस समय आप उठे हुए हैं, उसकी रश्मि भी आपको मिल रही है, उस समय में आप कुछ न कुछ कर रहे हैं उसकी रोशनी में। तो उगते हुए सूर्य की रोशनी में अगर थोड़ी बहुत मेहनत हम लोग करते हैं, चाहे फूलों में पानी देना हो, चाहे कोई एक्सरसाइज करना हो, चाहे घर का साफ सफाई करना हो, तो सूर्य की पीड़ाओं का ऑटोमेटिक संबंध तो होता ही होता है, साथ में आपका सूर्य मजबूत भी होता है। और सूर्य मजबूत होना मतलब आत्मबली होना, और आत्मबली जो हो जाता है उसको पीड़ा का इतना अनुभव ही नहीं होता है, वो आराम से बड़ी बड़ी विपदाओं से निकल जाता है। तो ऐसा ही कुछ गोचर को सुधारने का तरीका नक्षत्रों के द्वारा होता है। जब इनका आप विशेष ध्यान रखेंगे तो खराब चीज़ों से, खराब बर्तावों से, खराब कामों से ऑटोमेटिक आपकी दूरी बनते जाएगी। अब आते हैं विशेष बात पे। आपके नक्षत्र के हिसाब से पूर्वा भाद्रपद, पुनर्वसु, विशाखा, पूर्वाषाढ़ा, स्वाति, हस्त और श्रवण ये आपके विशेष नक्षत्र हैं। इन नक्षत्रों का आपको विशेष ध्यान रखना है। ध्यान क्या रखना है कि इनमें क्रूर ग्रह और पाप ग्रहों का गोचर नहीं होना चाहिए। अगर इनमें क्रूर ग्रह और पाप ग्रहों का गोचर होता है तो सबसे ज्यादा पीड़ा का अनुभव करवाने वाले पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र वालों के लिए ये नक्षत्र है। तो इनमें मंगल और सूर्य का गोचर तो साल में एक बार होगा ही होगा, उसको तो आप रोक नहीं सकते। तो उस समय में आप निकाल लीजिए कि कितने दिन रहेगा, और उसमें भी आपका उसको ये भी ध्यान में रखना है कि सूर्य जैसे आपके जन्म नक्षत्र में ही गोचर है, तो पहले बात तो वो कितना दिन रहेगा, 13 दिन 14 दिन के आसपास रहता है, वो ध्यान रखना है। उसके अलावा उस समय में ये देख लीजिए कि आपकी जन्म राशि के हिसाब से सूर्य का जो गोचर चल रहा है वो शुभ है या अशुभ है। जिनके पाठ मेरे पोस्ट किए हुए उसको भी नोटिंग करके रख सकते हैं इसके साथ। तो उसका जब पता चल गया कि वो आपका शुभ गोचर चल रहा है उस समय, तो इसका पीड़ा का अनुभव कम होगा। लेकिन उस समय में गोचर भी अशुभ चल रहा है तो ये पीड़ा का अनुभव ज़्यादा होगा।
और ये पीड़ा नक्षत्र से संबंधित भी होगी, सूर्य के कारकत्व से संबंधित भी होगी, और आपके कौन से स्थान का स्वामित्व उसको प्राप्त है और कौन से स्थान में आपकी जन्म कुंडली में प्लेस है, उन पीड़ाओं का भी अनुभव आपको उस समय में होगा। करना क्या है, मैंने जैसे अभी बताया, सूर्य को ठीक करने के लिए सबसे अच्छा काम जो बिना कोई मतलब पैसा बर्बाद किए कर सकते हैं, उस तरह के काम करने हैं। वैसे भी सूर्य से संबंधित या ग्रहों से संबंधित कैसे क्या काम करने चाहिए, वो पाठ मेरे पोस्ट किए हुए, तो आप उनको जाके सुन लीजिए, उसके अनुसार दिनचर्या में परिवर्तन कर सकते हैं। तो आशा है मित्रों पाठ पसंद आया होगा, और कोशिश यही है कि सीधे और सुंदर सरल शब्दों में मैं आपको समझा सकूं और पाठ को भी जितना छोटा कर सकूं, जिससे क्या है कि आपका भी समय बर्बाद नहीं हो, उसी तरह से समझाने का प्रयत्न कर रहा हूं। और कोई बात हो, पाठ से संबंधित कोई बात हो, आप कमेंट कीजिए, ज़रूर आपको आंसर मिलेगा। अब अपनी वाणी को विराम देता हूं और आपसे आज्ञा लेता हूं। जय माता।